बच्चों, आज हम इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री यानी कि 9th क्लास का 5th चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम इस ज्योमेट्री को देखते हैं जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है। तो बच्चों, ज्योमेट्री आखिरकार है क्या? बच्चों, ये जो ज्योमेट्री है ये दो शब्दों से बना है, ज्यो, और जो ये मेट्री आज है ये था मेट्रिन। इन दो शब्दों से बना हुआ है। बच्चों, जियो का कहीं भी अगर आपको जियो मिल जाए तो इसका मतलब होता है भूमि, यानी कि ये वर्ड भूमि से रिलेटेड है। और मेट्रिन मापना होता है, यानी कि भूमि को मापना। तो बच्चों, जो जियोमेट्री है वो असल में भूमि को मापने से रिलेटेड है। बच्चों, ज्योमेट्री का यूज स्टार्टिंग से ही है, जब से हम अपने इतिहास को देख सकते हैं। जैसे आपने वैदिक काल का के बारे में सुना होगा। वैदिक काल का जो पीरियड है बच्चों, वैदिक काल, वो हमारा 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है कहीं पर। तो यानी कि ये इतनी पुरानी चीज है जहां पर ज्योमेट्री यानी कि तब भी यूज होती थी। तब बच्चों, ये जैसे हम हवन कुंड देखते हैं, हवन कुंड, जो हवन कुंड पाए गए हैं इस वैदिक पीरियड में, तो बच्चों उसमें ज्योमेट्री का यूज पाया गया है। वो कैसे कि जो बच्चों जो हवन कुंड है उनमें सिमिलैरिटी हुआ करती थी। ये जो उनकी लेंथ और ब्रेथ है ये एक रेशियो में हुआ करती थी। यहां पर हमें ऐसे वक्र जो अर्धवृत्त है ऐसी शेप मिला करती थी। तो बच्चों, बस यही ज्योमेट्री है। और बच्चों, इंडिया में जो इसका ज्योमेट्री से रिलेटेड जो एक बुक है वो है सुलवा सूत्र। सुलवा सूत्र। और ये बच्चों, इसका जो अगर टाइम पीरियड देखे तो ये 800 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक है। जिस टाइम हमारी महाभारत की बात करते हैं, महाभारत का भी पीरियड लगभग बच्चों 800 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अब आप थोड़े से हैरान होंगे कि मैं यहां पर ये क्यों लिख रहा हूं 2500 से 1500, जबकि होता है 1500 से 2500 साल ये होना चाहिए। मगर बच्चों, ये 2500 से 1500 जो ईयर है ये बीसी यानी कि जो हमारे साल शुरू हुए हैं उससे पहले के हैं। तो आइए बच्चों, थोड़ा सा हम इस चीज को भी जान लेते हैं, क्योंकि अगर हम मैथ के स्टूडेंट हैं तो हमें इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। बच्चों, क्या हुआ था, जैसे हमारी यहां पर 0 होती है और उसके बाद यहां पर 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर चलते हैं। तो यहां पर नंबर चलते हैं -1 -2 -3 -4 -5। तो ये हमारी नंबर लाइन होती है बच्चों। अगर मैं यहां पर देखूं, अगर मुझे ये बोलना है तो मैं कहूंगा 2 से 5, 2 से 5। और अगर बच्चों ये बोलना है तो हम ये क्या कहेंगे, -5 से 2 कहेंगे। -5 से 2। यहां पर देखिए बच्चों, मैंने क्या कहा, 2 से 5, और यहां पर हमने कहा -5 से -2। तो देखिए उल्टा हो गया। तो अब वर्षों में कैसे होता बच्चों? बच्चों, जो यीशु मसीह आपने सुना होगा, यीशु, इनके जन्म को हम, जब इनका जन्म हुआ था तब हम उसे 0 ईयर मानते हैं। रोमन में हम उसे, रोमन में तो बच्चों उसे हम 0 ईयर मानते हैं। तो उसके बाद साल कैसे स्टार्ट हुए, 1 2 3 4 5, ये 500 बन गए, फिर 600 आ गया, फिर 2500, आज हम
21वीं सदी में चल रहे, यानी कि 2025 आ गया, तो ये चल रहे बच्चों सीधे। और इससे पहले जो हमारे साल थे उन्हें क्योंकि हम माइनस नहीं कहते, यहां पर बच्चों जैसे 1 2 3, अब मान लो ये 100 साल हो गए, इससे पहले 200 300 400 500, और यहां पर 800 -800, ऐसे -2500। तो बच्चों इन्हें हम कहते हैं कि 100 साल पूर्व, सेंचुरी, इसे हम सेंचुरी से कहते हैं, सेंचुरी, इससे 100 साल पूर्व, 200 साल पूर्व। तो बच्चों जो हमारी वैदिक पीरियड था वो 2500 से -1500 साल था, -2500 से -1500। तो बच्चों हम इसे क्या कहेंगे कि 2500 से 1500 साल पूर्व, यानी कि साल ये बीसी, बिफोर सेंचुरी, इस सेंचुरी से पहले। तो इसलिए बच्चों वहां पर मैंने क्या लिखा, माइनस की जगह हमने लिख दिया बीसी। इस माइनस को हम क्या कहेंगे, बीसी, बिफोर सेंचुरी। तो बच्चों ये तो एक छोटा सा इतिहास था इस यूक्लिड का, मगर बच्चों यहां पर हमें कुछ साइंटिस्ट के बारे में भी बात कर लेना जरूरी है। उनमें पहला नाम आता है बच्चों थेलस का। थेलस ये 640 ईस्वी से 560 ईस्वी के बीच में इनका वर्चस्व था। इन्होंने बच्चों एक बहुत ही, जो आज हमें बहुत ही सिंपल सी बात लगेगी, उसे सिद्ध किया था। वो बात थी बच्चों, इन्होंने कहा कि जो वृत्त है और उसका ये व्यास है, ये क्या होता है, व्यास, इस वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, जिसे आज हम आसानी से पता कर जानते हैं। मगर बच्चों इसका इन्होंने प्रूफ दिया था, प्रूव किया था, इसे सिद्ध किया था कि जो ये व्यास है इस वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा। तो बच्चों आप इस व्यास के द्वारा वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। क्या आप भी ऐसा कोई प्रूफ दे सकते हो? आपकी ये एक्टिविटी, यानी कि आपके लिए ये क्वेश्चन है कि एक वृत्त को ये शो करके दिखाना है कि उसका व्यास उसे 2 बराबर भागों में बांटता है। आप किस तरीके से इसे प्रूव करोगे, ये चेक करने वाली बात होगी बच्चों। और बच्चों इसी का एक शिष्य हुआ करता है पाइथागोरस। पाइथागोरस बच्चों, पाइथागोरस लगभग 550 ईस्वी के पास था, यानी कि आप ये उनका जन्म लगा सकते हो 600 ईस्वी के और 550 ईस्वी के बीच में वो यहां पर थेलस जी के पास पढ़ा करते थे। तो पाइथागोरस के बारे में तो आप जानते ही हो। पाइथागोरस की एक थ्योरम हमें अच्छे से याद है कि जो उन्होंने दी थी वो कि एक समकोण त्रिभुज में यहां पर क्या होता है, कर्ण, जो 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, ये होता है लंब और ये होता है आधार, कि जो कर्ण का वर्ग होगा वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होगा। तो बच्चों ये हम उनके बारे में जानते हैं। तो पाइथागोरस ने ज्योमेट्री में अपना कंट्रीब्यूशन क्यों दिया? क्योंकि वो थेलस जी के शिष्य थे और थेलस जी ने ज्योमेट्री में बहुत काम किया था। तो इसीलिए बच्चों हम यहां पर ज्योमेट्री में इन दोनों के नाम सुनते हैं बार बार। इनके बाद बच्चों एक और खास नाम है, वो है हमारे यूक्लिड जी का। यूक्लिड बच्चों ये मिस्र के एक मैथमेटिशियन थे जो लगभग 300 ईस्वी पूर्व इनका अस्तित्व था। इन्होंने क्या किया था बच्चों कि जो पहले से मैथमेटिक्स में जो चीजें प्रूव हो गई, उन सभी प्रूव्ड जो बातें थी
उन्होंने उन सभी को एक बुक में लिखा, उन पर अध्ययन किया और अपने रूल बना दिए, उनको सेट करके सभी के सामने रख दिया। यानी कि इन्होंने जो पहले से इधर उधर वो रूल पढ़े थे उन सभी को इन्होंने एक बुक में संजो दिया, जो इनकी बुक का नाम था एलिमेंट्री। तो उन्होंने यूक्लिड ने आपके जो आप रूल देखोगे बच्चों, वो इनकी बुक एलिमेंट्री में मिलेंगे। बच्चों, जैसा कि हम अब तक पढ़ चुके हैं कि ज्यामिति बहुत पहले से ही एग्जिस्टेंस में है, और उसमें बच्चों हमने देखा है कि जो थेलस, पाइथागोरस और यूक्लिड जैसे महान मैथमेटिशियन का इसमें काफी बड़ा योगदान रहा है। अब बच्चों हम देखेंगे कि उनकी परिभाषाएं, समझेंगे कि ये परिभाषाएं उन्होंने दी कैसे। हम ये एक क्यूब या आप घना बोल सकते हो इसे, उन्होंने क्या लिया, मान लो ये एक ईंट ले ली, तो ईंट कुछ हमारी इस तरीके की होती है, या फिर हम दोबारा बना लेते हैं, एक ईंट बना लेते हैं बच्चों। ईंट कुछ इस तरीके की होती है। तो बच्चों वो कहते हैं कि जैसे ये एक ठोस है हमारा, क्या है ये ठोस, इसका नाम क्या दे दिया, ठोस। अब ठोस को अगर देखें तो इसमें क्या क्या खास बात है। इसका पहली बात तो आकार होता है, यानी कि ये इसका आकार है किसी ठोस का। अगर मान लो मैं कोई दूसरा ठोस लूं तो उसका भी कोई आकार होगा, ऐसे आकार है। कोई दूसरा मान लो हम ले तो उसका भी ऐसा कोई आकार होगा। तो ठोस का सबसे पहले क्या है, एक आकार है। फिर बच्चों हम इन्हें माप सकते हैं, इन ठोस को माप भी सकते हैं, इसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई माप सकते हैं। यहां पर हम इसकी ये साइड माप सकते हैं, ये साइड माप सकते हैं। तो यानी कि दूसरी चीज क्या हो गई, माप। तीसरी बच्चों क्या है कि ठोस को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हो, कि आप जो इस सीट को यहां से यहां पर भी ले जा सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो इस तरीके से ठोस की जो अगर परिभाषा देखे तो उन्होंने जो इसमें खास बात लगी कि इसका एक आकार होता है और इस आकार को हम माप सकते हैं, इस चीज को यहां से उधर ले जा सकते हैं, तो उससे उन्होंने ठोस की एक परिभाषा दे दी। अब बच्चों ठोस में, हर किसी ठोस में एक चीज देख सकते हो, ये जो है ये इसकी परिसीमा है, ऊपर यानी कि बॉर्डर, ये ऊपर इसका दूसरा बॉर्डर है, यहां पर ये तीसरा बॉर्डर है, आप पीछे देख सकते हो इसका चौथा बॉर्डर है, नीचे देख सकते हो पांचवा बॉर्डर है, और जो सामने का एक और बॉर्डर है। तो बच्चों इन बॉर्डर्स यानी कि परिसीमाओं को उन्होंने, ये जो परिसीमाएं हैं, परिसीमाएं जिन्हें इंग्लिश में बॉर्डर कहते हैं बच्चों, इन सीमाओं को उन्होंने सरफेस कहा। सरफेस यानी कि पृष्ठ। आप देख सकते हो ये जो यहां पर इस ठोस का बॉर्डर है उसको इन्होंने क्या कह दिया कि भाई ये जो फेस है इसे हम सरफेस कह देते हैं, यानी कि पृष्ठ कह देते हैं। तो इसमें एक पृष्ठ ये हो गया, दूसरा ये बैक साइड का, तीसरा ये हमारा तिरछा, चौथा जो सामने का, और पांचवा ये जो हमारा नीचे रखा हुआ है, ये पांचवा सरफेस हो गया। तो बच्चों यहां पर हम ये देख सकते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, हम इस चीज को दोबारा यहां पर लेकर आते हैं। तो बच्चों जो ये हमारी ईंट थी, हमने यहां पर परिभाषा पढ़ ली ठोस की, हमने परिभाषा पढ़ ली पृष्ठ की। अब बच्चों
जो ये पृष्ठ है हमारा और ये पृष्ठ है, कोई भी पृष्ठ उठा लो आप, तो उसमें एक खास बात है कि यह एक पृष्ठ का अंत है, इस पृष्ठ का ये अंत है, यानी कि ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये 4 लाइन इस पृष्ठ का अंत है, यानी कि हम इन्हें कह सकते हैं ये इसकी परिसीमाएं हैं। क्या है? परिसीमाएं। तो बच्चों उन्होंने कहा कि जो पृष्ठ की परिसीमाएं है वो क्या है? रेखा। वो क्या है? रेखा। तो आप इसे रेखा कह सकते हो, इसे रेखा कह सकते हो, इसे रेखा कह सकते हो। अब बच्चों जो ये हमारा पृष्ठ है ये किस तरीके का है? ये कुछ इस तरीके का है। इसमें बच्चों यहां पर आप, ये हमारी चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, यानी कि ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। इसमें बच्चों हम इस साइड कुछ नहीं देखते, यहां पर केवल ये एक, जैसे बच्चों यहां पर ये पेज है इस तरीके का, तो अगर ऐसे देखें तो ये पेज में, इस पेज में ये लंबाई चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई। क्या इसकी कोई मोटाई है? इसकी इधर से कोई मोटाई है? तो बच्चों पृष्ठ वो है जिसकी कोई मोटाई नहीं है, जिसकी कोई मोटाई नहीं है। पृष्ठ क्या है कि जो हमारा मतलब जो पृष्ठ होता है बच्चों वो क्या है? ठोस की परिसीमा होती है और उसकी कोई मोटाई भी नहीं होती। और रेखा क्या है बच्चों? रेखा, ये हमारी रेखा थी, ऐसी एक लाइन, वो क्या बच्चों? वो पृष्ठ की सीमा है और उसकी ना तो कोई, आप देख सकते हो ये ना तो इसकी कोई मोटाई इधर है ना ही ये चौड़ाई इधर है, वो केवल लंबाई ही है, उसमें केवल लंबाई ही है। तो बच्चों इसीलिए जो हम देखेंगे कि जो रेखा है, रेखा को हम क्या कहेंगे? जो एक लंबाई तो है मगर उसमें चौड़ाई नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती। और बच्चों जहां पर ये हमारी हम दूसरा कलर यहां पर, जो बच्चों ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये तीनों रेखाएं मिलती है, उसे उन्होंने क्या कहा? बिंदु। उसका क्या नाम दे दिया? बिंदु। तो बच्चों ये क्या है? बिंदु। अब बिंदु की ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ही ऊंचाई है, कोई भी चीज नहीं है। तो रेखा में, वो बिंदु में ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना कोई ऊंचाई होती है। तो बच्चों इसमें कोई भी भाग नहीं होता, लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई का कोई भी भाग नहीं होता। तो बच्चों ये बिंदु होता है।